नमस्कार, रामा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ ही हमने स्थानीय मान और तुलना किस तरह से की जाती है इसको भी हमने एक वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझा है। साथ ही जो भारतीय मुद्रा है उसको भी हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही उपयोगी जानकारी के रूप में मैंने एक संयोजक रूप में आपको छोटा सा वीडियो भी एक दिया है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी ये वीडियो बन रहे हैं रीड संबंधी उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलेगा। साथ ही एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो साथी है आपके जैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहली इकाई हमने समाप्त कर दी है और दूसरी इकाई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ वीडियो इसमें भी बन चुके हैं। इस दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने भिन्न की अवधारणा है उसको भी बहुत ही सरल तरीके से समझा है। साथ ही जो भिन्नों उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न जो है, भिन्नों के जो प्रकार हैं उनको भी हमने सरल तरीके से हर चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है। किस तरह से हम समान हर वाली या असमान हर वाली जो उचित भिन्न है उनकी हम तुलना किस तरह से कर सकते हैं, इनको भी बहुत ही सरल तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बिल्कुल समझाने का प्रयास किया है। कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी समझने में शायद दिक्कत आई होगी। फिर भी अगर आपको, हमेशा मैं वीडियो में कहता रहता हूँ कि आपको अगर कहीं छोटी सी भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है आपकी गाइड में, आप जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आप अभ्यास प्रश्नों को अधिकतम हल कीजिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ आप जितना अधिक मैथ्स में अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। तो अगर आपके अभ्यास में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें आपकी हर छोटी से छोटी समस्या का भी मैं उसमें समाधान आपके करता रहूँगा। साथ ही एक जो वीडियो था जिसमें हमने भिन्नों की को जोड़ना और घटाना भी बहुत ही सरल तरीके से सीखा था, तो आज का जो वीडियो है उसमें द्वितीय इकाई का जो अंतिम जो बिंदु दिया हुआ है, भाज्य और अभाज्य संख्या, साथ में संयुक्त संख्या जो है उनके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और किस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है वो भी हम इस वीडियो में शॉर्ट में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभाज्य और संयुक्त संख्या है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, वैसे ये जो जितनी भी संख्या है, ये संख्या जितनी संख्याओं का प्रकार है वो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं तो लगभग तो हमको जानकारी इसके बारे में होती है, लेकिन गहनता से जानकारी होना भी आवश्यक है क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभाज्य जो संख्या है ये तो हमने बुक में बहुत सारी पढ़ी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन इनके जो पर्यायवाची जो शब्द है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में उन शब्दों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है तो हमें वो भी शब्द मालूम होने चाहिए कि अभाज्य जो संख्या है उसका जो दूसरा जो नाम है उनको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में होनी बहुत आवश्यक है क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर अभाज्य शब्द ही मिले, अभाज्य की जगह वहाँ रूढ़ संख्या भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होगी वह शब्द से ही स्पष्ट है। अभाज्य, भाज्य का अर्थ होता है जिसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, और अभाज्य है जिसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए, वो कहलाएगी अभाज्य। अब कौन सी संख्या का भाग जाना चाहिए, कौन सी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो ये जो हमें ज्ञात हो जाएगा तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम सरल शब्दों में अगर कहें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होगी जिसमें या तो केवल एक का भाग या उस स्वयं जो संख्या है उस संख्या का ही उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। या हम इसको अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी संख्या जिसमें एक और उस जो स्वयं जो संख्या है उस संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों ही रूपों में मैंने इसको आपको समझाया। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास एक संख्या है जैसे 2। ठीक है, अब 2 को अगर हम सरल रूप में देखें तो इसमें किसका भाग जाता है, या तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है या इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या कहलाएगी जिसके केवल 2 ही अभाज्य जिसके गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं वो संख्या है, तो वो जो संख्या कहलाएगी वो कैसे कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरह से जैसे 3 है, 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 के भी गुणनखंड कौन सा होगा, 1 और 3, केवल 2 ही उसको संख्या मिलेगी जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं
जो प्रश्न जो आता है अधिकांश कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं अभाज्य संख्या से संबंधित, वो इस तरह से आता है जैसे ये पूछ लिया कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, या 1 से 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, या ऐसा आ गया 20 से लगाकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिखते हैं। तो हमें कम से कम 1 से लगाकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है उन संख्याओं के हमको याद होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समय की बचत होगी। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप याद रखें 25 संख्या है। कितनी संख्या है? ऐसे 25 संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि मैं हमेशा ही हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको इस तरह की जो शॉर्टकट जो है या जो अच्छी अच्छी जो जानकारियां है वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें, ताकि जब भी आप इसको पुनः स्मरण करना चाहें तो वहां से हम इसको स्मरण कर सकते हैं। तो आप साथ में नोट भी करते रहें। तो 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या वो कुल कितनी संख्या है? 25। तो आइए 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है उन पर अपने एक बार नजर दौड़ा देते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। उससे बड़ी 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये कुल मिलाकर 25 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इनमें आपको जो दूसरा जो तरीका है वो आपको अभाज्य संख्या को किस तरह से याद रखना है। आप ये याद रखें जैसे 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कितनी संख्या है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए कि 4 संख्या है। उसके बाद में 11 से 20 जो है वो कितनी संख्या है, वो भी 4 संख्या है। उसके बाद में 21 से लगाकर 30 तक की जो संख्या है वो 2 संख्या है अभाज्य संख्या। उसके बाद में 31 से 40 के बीच की 2 संख्या, फिर 40 से लगाकर 50 के बीच की 3 अभाज्य संख्या, फिर 51 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या, और 60 से 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या, 71 से लगाकर 80 के बीच की 3 अभाज्य संख्या, फिर 81 से 90 के बीच की 2 अभाज्य संख्या, और 91 से लगाकर 100 के बीच की 1 अभाज्य संख्या। यानी इस तरह से हमें टुकड़ों में भी ये अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है हमें याद होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न आए, जैसे वहाँ ये पूछ लिया कि 31 से लगाकर बताइए 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम जल्दी से काउंट करके बिना समय गवाए हम आंसर बता सकते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक है। तो एक तो हमें ये याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न आता है वो ये पूछा जाता है कई बार कि जैसे 101 से लगाकर 200 के बीच में कुल कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या। या दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है, जैसे मैं बात करें संयुक्त संख्याओं की, तो इसको मैं थोड़ा सा साथ में ही समझा दूं। तो अब देखिए अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या कौन सी होगी? वे संख्या जो अभाज्य नहीं है। सीधा सा अर्थ है, जितनी भी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर संख्या है वो सारी क्या है? संयुक्त संख्या है। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या, बाकी जो प्रश्न है उनमें आपको आंसर लिखने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल जो है अभाज्य संख्या कितनी है, अगर हमें ये चीज मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? 101 से लगाकर 200 तक की अगर हमें संयुक्त संख्या पूछी हो तो उसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये मालूम हो कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 21। ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि 101 से लगाकर 200 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 21। तो हमें अगर संयुक्त संख्या निकालनी है तो हम सीधा सा ज्ञात कर सकते हैं। यानी 100 में से जो 21 अभाज्य संख्या है उनको हम अगर कम कर दें तो हमारे पास जो होगी क्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या हमें मिल जाएगी। यानी 79 जो है वो हमारे पास संयुक्त संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आगे जो है 201 से लगाकर 300 के बीच की है वो भी संख्या मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। तो अभी पहला ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है 1 से लगाकर 100 तक की जो संख्या है उस संख्याओं में अगर हमें संयुक्त संख्या अगर पूछी जाए तो हमें ये दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? उसका कारण ये है कि ये अभाज्य संख्या इसमें कितनी है? 25। तो अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें संयुक्त संख्याएं कितनी है, अगर हमें ये पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कुल मिलाकर कितनी संयुक्त संख्या होती है, तो शायद हम जल्दबाजी में ये आंसर लिख देते हैं कि कुल 100 में से अगर 25 अभाज्य संख्या है तो शेष बच गए 75। वो क्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या। और ये आपको ऑप्शन में भी जरूर दिखेगा, लेकिन ध्यान रखें ये अगर आपने ये ऑप्शन को अगर आपने चयन किया तो आपके ये ऑप्शन गलत होगा। उसका कारण ये है कि संयुक्त संख्या वैसे देखी जाए तो अभाज्य संख्या अगर 25 है तो शेष जो बची वो सारी क्या है? संयुक्त संख्या। लेकिन इसमें जो पहली जो संख्या है 1, यह संख्या विभाजित संख्या है।
यह संख्या न तो इसे हम अभाज्य संख्या इसको मानते हैं, न ये संयुक्त संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अलग छोड़ना है, इनको छोड़कर ही हमें ये काउंट करने हैं अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या का प्रश्न आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, और अगर हमें ये पूछा जाए कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो संयुक्त संख्या कौन सी होगी? देखिए 2, 3 को छोड़ दीजिए, पहली जो संख्या होगी कौन सी? 4। 4 होगी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। ठीक है, तो अगर इसको आप दिमाग में अगर रखेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो संयुक्त संख्या वाली संख्या है वो हम कितने लिखेंगे? 100 जो संख्या है कुल में से, उनमें से कितने अपन करेंगे? एक आपको कम करनी पड़ेगी, यानी 99 में से 75 अभाज्य संख्या कम हो गई, तो शेष जो बची है 74 संयुक्त संख्या है, आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कहाँ तक हमने चर्चा की, 1 से लगाकर 200 तक की। उसके बाद हम आगे जो संख्या है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1000 तक की जो संख्या है उनसे संबंधित कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो एक बार आप उनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए कि कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं और हम 1 से लगाकर 1000 तक की जो अभाज्य संख्या है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने ये सारे पहले ही बोर्ड पे लिख दिए ताकि मेरे भी समय की बचत हो और आपके भी समय की अधिकांशता बचत हो, ताकि क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लिए समय की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। तो मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कि आपके लिए अनावश्यक समय वीडियो में मैं व्यर्थ करूँ, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कि 1 से लगाकर 100 तक की तो हम पहले ही देख चुके हैं कितनी अभाज्य संख्या है? 25। उसके बाद में 101 से लगाकर 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक की 25 संख्या है, और 101 से 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? कुल मिलाकर 21। इसी तरह से 201 से 300 तक की 16, 301 से 400 तक की भी 16, 401 से 500 की 17 संख्या है, 501 से 614 संख्या है, इसी तरह 600 से 700 के बीच की 16 अभाज्य संख्या है, 700 से 800 के बीच में 14 अभाज्य संख्या है, 800 से 900 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, और 900 से लगाकर 1000 के बीच में 14 अभाज्य संख्या है। इस तरह से कुल मिलाकर 1 से लगाकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 168। तो आप इनको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको नोट भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसमें कई बार यही पूछा जाता है कि जैसे हमें ये पूछ लिया कि 201 से बताइए कि 600 तक की कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हमें ये संख्या मालूम हो तो हम इसको आसानी से प्लस करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके दूसरा काम, अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहें तो आप एक काम और कर दीजिए, इसी के पास में आप यहाँ लिख दीजिए अभाज्य संख्या, और साथ में यहाँ पर आप संयुक्त संख्याओं का भी कॉलम बना लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप साथ में ये जैसे 1 से 100 तक की संयुक्त संख्या कितनी है? 74। तो इसको भी आप 100 में से माइनस करके लिख दीजिए, जैसे 79 है, 16 कम कर दीजिए, 84 संख्या है। इस तरह से आप ये भी टेबल साथ में बना देंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी किसी भी तरह के प्रश्न को अपन को करने में। आगे बढ़े और कुछ जो अच्छे जो प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं उसको मैंने बोर्ड पे लाने की कोशिश की है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अधिकांश ये जो प्रश्न है ये अभाज्य संख्या के संबंधित जो प्रश्न है ये कंपटीशन में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अपन समझते हैं। एक जो प्रश्न आता है वो अधिकांश यही आता है कि 1 से लगाकर 1000 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, जो अभी अपन ने चर्चा की है। तो अभी हमने देखा है कुल मिला कितनी संख्या है? 168, ये तो हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो बनता है, कई बार ये आता है कि 1000 तक की जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी 1000 तक की जब संख्या लिखेंगे उसमें सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो आप याद रखें 997। ठीक है, ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी कौन सी है ये तो अपन अभी देखा था। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं कौन सी है? 2। ठीक है, और ये प्रश्न ये कई बार रिपीट होता रहता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी संख्या विषम संख्या है, केवल एकमात्र सम संख्या जो है वो कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 है, और सबसे छोटे सम अभाज्य संख्या भी पूछे तो भी इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, और सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ रही है अभाज्य में? 3। तो ये जो कुछ अच्छे जो प्रश्न है इनको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं भी हमारे छोटे से भी चूक हो और उसके कारण हमारे बहुत ही अच्छी तैयारी की उसमें हमारे एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो काफ़ी अफसोस होता है। तो अपन ऐसे कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, हाँ, अभाज्य संख्याओं को देखकर ही मेरे दिमाग में एक आया कि आपकी गाइड में कई बार एक ऐसा प्रश्न भी मिलता है जहाँ आपको ये शब्द मिलेगा सह अभाज्य संख्या है।
तो ये संख्या भी हमारे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में आप प्रश्न पढ़े और वहां पर हो सकता है कि अभाज्य संख्याओं की जगह वहां पर सह अभाज्य संख्या लिखी हुई हो, तो हमें ये मालूम होना भी जरूरी है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें अंतर क्या है कि है तो ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या कैसी होगी, सह यानी साथ में होने से सह अभाज्य संख्या यानी ऐसी दो या दो से अधिक संख्या, ठीक है। कितनी संख्या हो सकती है, कम से कम दो होनी जरूरी है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। संख्याओं से तात्पर्य यहाँ पर हम अभाज्य की तुलना कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का अगर समूह दिया हुआ है और उनका अगर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ तात्पर्य होता है कॉमन होता है, तो दोनों में ही हो ऐसा गुणनखंड हमें चाहिए। तो अगर दोनों का ही दो संख्या है तो दो, अगर तीन संख्या दी हुई तो तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर उसमें अगर एक है, उस एक के अतिरिक्त कोई उसका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं मिलता है तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दो संख्या अगर साथ में हो तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी, जैसे ना एग्जाम्पल के लिए, जैसे सिंपल सा लो, अगर हम 2 व 3 की अगर तुलना करें, अगर 2 व 3 अगर दिया हुआ है, क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप देखिए 2 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमने देखा था 2 के गुणनखंड 1 और 2, दो ही गुणनखंड इसके, क्योंकि इसमें 1 और 2 का ही पूरा पूरा भाग जाता है। अगर 3 का देखें तो 3 में भी 1 और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब यहाँ पर जो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो मुझे यहाँ दिख रहा है, केवल दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। तो ये जो दोनों संख्या है 2 और 3, ये कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी संख्या है जिनको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 है। अब जैसे एक संख्या मैं ले रहा हूँ, जैसे एक तो मैंने लिखा है 5 और एक लिखी है मैंने 8, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन आपको जरूर लिखेंगे कि हमारे दिमाग में ये भी नहीं रहना चाहिए कि जब सह अभाज्य संख्या लिखा है तो उसमें दोनों ही अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब जैसे इसमें 5 तो वो तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 जो है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, या इसको संयुक्त संख्या कह सकते हैं। तो ये जो संख्या, अब इनका अगर अपन गुणनखंड अगर ज्ञात करें तो सबसे पहले मैं अगर 5 का गुणनखंड अगर ज्ञात करता हूँ तो 5 के गुणनखंड तो कौन सा होंगे, 5 में देखिए एक तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है और उसके बाद में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। अब हम 8 की चर्चा करें तो 8 में देखिए सबसे पहले तो 1 का भाग पूरा जाता है, 2 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 4 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है और 8 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाता है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये कौन सी संख्या है, संयुक्त संख्या। अब इसमें लेकिन हम अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हमें इसमें से ढूंढना हो तो जो दोनों में कॉमन हो तो वो गुणनखंड मुझे केवल एक ही दिख रहा है और वो संख्या है 1, ठीक है। यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है 5, 8, यह जो है यह भी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करनी आवश्यक है। तो अभाज्य संख्याओं के बाद में अब हम थोड़ी सी चर्चा संयुक्त संख्याओं के बारे में भी कर लेते हैं। वैसे काफी कुछ तो हमारे स्पष्ट हो चुका है कि संयुक्त संख्या कौन सी होती है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि संयुक्त संख्या जो इनके भी हमें जो पर्यायवाची के जो शब्द है वो शब्द भी हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो संयुक्त संख्या है, उनको हम दूसरे शब्दों में कहें तो भाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि जैसे अभाज्य संख्या है तो अभाज्य का विपरीत क्या है, भाज्य संख्या। तो संयुक्त संख्या की जगह भाज्य संख्या भी लिखा हुआ मिल सकता है, या इसके अलावा इसका जो दूसरा जो एक शब्द और मिलता है वो है यौगिक संख्या। बहुत ही कम शब्द है जिनको ये जानकारी होगी कि संयुक्त संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो इसके पर्यायवाची शब्द ये भी हमारे दिमाग में होने जरूरी है। अब संयुक्त संख्या कौन सी होती है ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। अगर इसके परिभाषित करना हो तो इसका क्या परिभाषा होगी कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, अगर वो केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी से भी अगर विभाजित नहीं होती है पूरी पूरी, तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या है। और अगर वह एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी अगर वो पूरी पूरी बार विभाजित हो तो वो संख्या कहलाती है संयुक्त संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी एक देखा था, अगर मैं 16 के अगर गुणनखंड हम लिखने की कोशिश करें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि 16 जो है उसमें किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर हम देखें तो इसमें 1 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा, अगर 4 का भाग ले तो भी 16 में पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद में 8 का भाग ले तो भी पूरा पूरा जाएगा और 16 का भाग दे तो भी पूरा पूरा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस संख्या में 1 का भाग और स्वयं जो संख्या है उस संख्या के अतिरिक्त
अगर अन्य दूसरी संख्या का भी अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो संख्या कहलाएगी संयुक्त संख्या, या दूसरे शब्दों में कहे तो भाज्य संख्या, या तीसरे शब्दों में कहे तो यौगिक संख्या। ठीक है, तीनों ही शब्द हमारे दिमाग में होने आवश्यक है। अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा मैं बार बार ये गुणनखंड शब्द का यूज क्यों कर रहा हूँ, ये गुणनखंड क्या है। तो इसको भी अपन थोड़ा सा एक बार अच्छे से परिभाषित रूप से समझे कि गुणनखंड का अर्थ क्या है। तो किसी भी संख्या, एक जो संख्या दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के एक चॉइस संख्या एक दी हुई है, तो इस चॉइस में जिस जिस संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है, जो भी संख्या है उस संख्या का शर्त ये है कि भाग जो है वो कैसे जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि 24 का गुणनखंड क्या 7 है क्या, तो हमें सीधा सा दिखेगा कि इसका 7 गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 7 का भाग 24 में पूरा पूरा नहीं जाता है। अब इसके गुणनखंड अगर कहें तो कौन कौन से, जैसे इसका अगर मैं कहूँ एक का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो ये जो है ये सारे क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कौन सी, गुणनखंड की। अब एक शब्द आपको गुणनखंड रूप कई बार आपकी बुक में ये और मिलेगा जहां पर ये लिखा हुआ हो सर्वसंभव गुणनखंड, क्योंकि जब गुणनखंड की चर्चा हो ही रही है तो अपन इस शब्द को भी क्यों छोड़े, इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज है। कि प्रश्न में अगर गुणनखंड शब्द लिखा हुआ है या सर्वसंभव गुणनखंड लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखें। गुणनखंड, जैसे मैं 24 के अगर गुणनखंड कहूँ तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 है या 4 है, ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, या ये भी प्रश्न हो सकता है केवल कि क्या 3 इसका एक गुणनखंड है, तो बिल्कुल 3 भी एक इसका, अगर 1 है तो भी वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन अगर वहां प्रश्न में आपके ये लिखा हुआ है कि सर्वसंभव गुणनखंड बताइए, तो सर्वसंभव का मतलब है इस संख्या से संबंधित जितने कौन कौन सी संख्या का इसमें भाग जाता है, वो सारी संख्याएं अगर हम लिखें तो वो इसके कहलाएंगे सर्वसंभव गुणनखंड। यानी इसके जितने संभव हो सकते हैं वो सारे ही गुणनखंड हमको इसके लिखने हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए सर्वसंभव गुणनखंड लिखिए, तो हम 24 के अगर सर्वसंभव लिखने हो तो मैं कौन कौन सा लिखूंगा, बहुत ही सहता वैसे सिंपल है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये चीज होनी आवश्यक है। ठीक है, तो अगर 24 के सर्वसंभव गुणनखंड अगर लिखने की कोशिश करें तो देखिए 24 में सबसे पहले तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसके बाद में 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी पूरा जाता है, इसके बाद में 5 का पूरा नहीं जाएगा, 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, उसके बाद में आगे बढ़े तो 9 का, 10 का, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद में 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो संख्या है ये सारे इसके गुणनखंड है, और इन सबको मिलाकर अगर हम एक शब्द में कहें तो ये है 24 के सर्वसंभव गुणनखंड। ठीक है, अब एक गुणनखंड के रूप एक और जब बढ़ गए आगे तो अपन एक और चीज पे चर्चा कर लेते हैं, जो अधिकांश हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक है, तो गुणनखंड जो है एक तो सर्वसंभव गुणनखंड और दूसरे है अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी हमें करना तो यही है, गुणनखंड का तात्पर्य तो वही रहेगा, यानी जो संख्या दी हुई है उसमें हमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि वो जो इसके जो गुणनखंड जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको उसमें इस संख्या में भाग तो जाना चाहिए, लेकिन भाग किस संख्या का जाना चाहिए, पूरा पूरा केवल अभाज्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो वो कहलाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या कौन सी है, अभी अपने वापस चर्चा की थी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से 100 तक की तो हमने संख्या लिख दी थी। तो ये अगर हम इन संख्या का ही उसमें अगर हम भाग दें तो वो जो गुणनखंड कहलाएंगे वो कहलाएंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो हम काफी समय से करना जानते हैं, कक्षा लगभग 6 से आप सभी करना जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे कि ये तो चीज़ आप जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताते हैं। जैसे इस 24 में अगर हम 2 का भाग दें तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें हमने दिया 12 बार जाएगा। अब 12 में हम पुनः 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में हम पुनः 2 का भाग दें तो 3 बार, और 3 में किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 3 का 1 बार। तो ये जो गुणनखंड आए हैं 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जो गुणनखंड आए ये कहलाएंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। यानी इसके जो आंसर है ये हमने केवल अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखा है, तो ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभाज्य गुणनखंड को एक थोड़े अच्छे प्रश्न से अपन समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं संख्या ले रहा हूँ 840। मान लो हमें इस 840 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वैसे तो आप सभी करना जानते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से आदत है
कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके छोटी सी जानकारी नहीं होती, उसके कारण प्रश्न गलत हो सकता है। तो अगर मैंने शॉर्ट में समझाया, हो सकता है किसी को ये समझ में नहीं आया, मैंने जैसे 24 है 12 क्यों लिखे, 6 क्यों लिखे, 3 क्यों लिखे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको हर छोटी से छोटी, अगर आपके कहीं भी कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो जैसे हमारे सामने अगर 840 लिखा हुआ है, इसके अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जिसका मुझे इसमें भाग लेना है। ठीक है, तो ये जो अभाज्य संख्या है, अधिकांश तो आप याद रखें, जो लगभग जो प्रश्न आते हैं वो 23 तक की जो अभाज्य संख्या है उनसे ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है, लेकिन आगे तक भी याद रखनी जरूर, कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो संख्या दी हुई 840, क्या यह 2 से पूरी बार विभाजित है या नहीं है। वैसे भाज्यता के नियम अगर आप अच्छे से अगर जानते हो तो हमें ये जल्दी से मालूम पड़ जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, या 3 से है या नहीं है, या 5 से है या नहीं है। तो वैसे आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो अगला जो वीडियो अपन वो भाज्यता के नियम उन पर ही सारा बना देंगे अच्छे से। आप उस वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करें, उसमें अपन बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे कि इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग पूरा जाता है या क्यों नहीं जाता है, तो उसको अपन देख लेंगे। चलिए पहले इस प्रश्न को पूरा कर देते हैं। अब 840 जो है, इसमें हमें अगर 2 का भाग देखें तो अगर 2 का भाग इसमें पूरा जाता है या नहीं जाता है, तो आप डायरेक्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 0, अगली संख्या ली 4 को, 2 दूनी 4, अगली संख्या ले ली 0, यहाँ ये कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो 0 को हमने यहाँ लिख दिया। यानी जब इसमें हम 2 का भाग देंगे तब जाके हमें मिलेंगे 420। ठीक है, तो आप कहीं भी कंफ्यूज में नहीं रहे कि मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा है। यहाँ हम जो संख्या लिख रहे हैं उसका आपको इसमें सिंपल सा भाग देना है। ठीक है, इसी तरह अगर 2 का भाग 420 में देंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 210। पुनः 210 है, 210 में आप 2 का भाग दे दीजिए। अब देखिए, ये मैं भाग इसलिए कर रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में ये जो प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो करते हैं, जैसे अगर 2 का भाग दें तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इस तरह से लिख देते हैं और हमारे प्रश्न क्या होता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्योंकि 210 में अगर 2 का भाग दें तो आप देखिए 2 एकम 2, 0, अगली संख्या हमने क्या लिखी है, 1। अब इस 1 में तो 2 का भाग पूरा नहीं जाता है और हमें इसके साथ में 0 भी लिखना पड़ेगा। जब 2 संख्या साथ में लिखी जाती है तो यहाँ पर एक 0 लिखना आवश्यक होता है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम ये गलती कर बैठते हैं और हमारा जो भाग है वो गलत हो जाता है और फिर हमारा आंसर क्या आता है, गलत। तो हमें जो है इसकी जगह जल्दबाजी में 15 न लिख के सही क्या लिखना है, 105। ठीक है, तो आप कहीं भी ऐसे जल्दबाजी नहीं करें। हो सकता है आपके लिए केवल 2 या 3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब इसमें देखिए 2 का भाग तो पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5। अब इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है क्योंकि इनके अंकों का जो कितना हो रहा है, 6। ठीक है, तो 3 का भाग दे दीजिए इसमें। 105 में हम 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, पीछे बच गया 1, ये हो गए 15, 3 पंजे 15। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 35। अब 35 में 3 का भाग तो नहीं जा सकता, 5 का भाग दिया हमने कितनी बार, 7 बार, और 7 जो इसमें 7 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो हमें 840 के अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए वो कौन कौन से हुए, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये जो आपको जो आंसर प्राप्त है इनको ही आपको गुणा में लिखना है, ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। यानी 2 यहाँ कितनी बार है, 3 बार, उसके बाद में कौन सी संख्या है, 3, उसके बाद में है 5 और उसके बाद में है 7। ठीक है, तो ये जो सारे इसके कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और अगर हमें ये चेक करना हो कि हमने जो ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये हमारे सही है या गलत है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवल ये जो आपने गुणनखंड जो प्राप्त किए हैं इन सबका आप पुनः गुणा कर लीजिए। अगर आपको ये आंसर मिल जाता है तो आपने जो गुणनखंड किए वो आपके बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका कहीं आपके प्रश्न गलत हुआ है, तो आपको इसको पुनः एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको भाज्य और अभाज्य संख्या जो है उनको हमने अच्छे से समझा है। हर एक को छोटे छोटे प्रश्नों को भी लेकर हमने करने को पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो नेक्स्ट जो भी वीडियो जो बनेगा उसमें अपन उसको चर्चा में ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पुनः निवेदन कर दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर कहीं भी अनावश्यक रूप से कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, केवल आपके चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट संक्षिप्त होगा उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई इकाई के साथ। धन्यवाद।